गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम मैप रीडिंग कर रहे हैं। और मैप रीडिंग में सबसे पहले जो जो फिगर मैं बनाऊंगा वो फिगर आपने क्या करना है, बनाने हैं। साथ में मैं बताऊंगा कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है। ठीक है, तो सबसे पहला फिगर ये है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है कि अर्थ का शेप कैसा है, तो आपने बोलना है जियोइड। जियो से बना है, जियोइड। सिर्फ अर्थ के लिए यूज होता है कि अर्थ का शेप कैसा है, जियोइड। वैसे स्पेरिकल ऑबलेट भी बोलते हैं, और साथ में हिंदी में अगर लिखना चाहो तो लधवक्ष गोलाब। क्या बोलते हैं? लधवक्ष गोलाब। दूसरा क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, बहुत पहले पूछती थी, अब तो नहीं आते इतने हल्के क्वेश्चन। इसको हम अक्ष बोलते हैं, अर्थ की। इसको क्या बोलते हैं? अक्ष। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। इसको बोलते हैं, ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं कक्ष। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। भाई अर्थ घूम रही है ना, तो उसका जो पाथ है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। उसमें से मैंने एक छोटी सी लाइन ली है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिट। ये क्या है इसका? एक्सिस, अक्ष। दो क्वेश्चन आते हैं उसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक आता है पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, और दूसरा आता है पृथ्वी अपने कक्ष पर कितनी झुकी हुई है। इंग्लिश में तो पता चल जाता है कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे कितनी झुकी हुई है, और दूसरा क्वेश्चन आता है पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे कितनी झुकी हुई है। ठीक है, लेकिन अक्ष और कक्ष में क्या होता है, हिंदी माध्यम वालों को कंफ्यूजन होता है। तो एक्सिस यानी अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तब आंसर आएगा आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। और अपने कक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। पृथ्वी अपनी एक्सिस पे कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपनी ऑर्बिट पे कितनी झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया इतना? दूसरा बनाएंगे हम। फिर दोबारा बनाना है आपने। बाकी यहां से पता नहीं चल रहा, पूरा गोल बन गया। ठीक है, इसको लिखना आपने 0 डिग्री इक्वेटर। मुझे बता देना अगर दिख नहीं रहा हो तो। 0 डिग्री इक्वेटर लिखना है। बीच वाली जो लाइन है उसको हम 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं। हिंदी में विषुवत रेखा भी बोलते हैं, और भूमध्य, क्योंकि भूमि के मध्य में जो रेखा है उसे क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। ठीक है, सभी ने अपने मोबाइल खोल के रखना है। कुछ क्वेश्चन बीच में करूंगा, मैं खुद बता सकता हूं, लेकिन आपने ढूंढने की आदत विकसित करनी है। बार बार ढूंढना है जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा। ठीक है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि अर्थ पे सबसे बड़ा सर्किल कौन सा है। अर्थ पर सबसे बड़ा सर्किल यानी वृत्त कौन सा है? आंसर भूमध्य रेखा। ये देख सकते हैं आप, यहां पे खींचेंगे छोटा आएगा, यहां पे खींचेंगे छोटा आएगा, यहां पे खींचेंगे छोटा आएगा। लेकिन अगर हम बीच में इक्वेटर जो खींचते हैं तो सबसे बड़ा सर्किल अर्थ पर कौन सा बन रहा है? भूमध्य रेखा बन रहा है। बनाने को ऐसे बना सकते हैं, बट अर्थ जो है ये ऐसी नहीं है। दोनों जो पोल्स हैं आपके, ध्रुव हैं, उन पर क्या है? चपटी है, तो वो सर्किल नहीं बनेगा ऐसे में। सर्किल ऐसे में ही बनेगा, ऊपर से अगर आप ले जाएंगे तो सर्किल नहीं बनेगा। इतना क्लियर हो गया? तो सबसे बड़ा सर्किल कौन सा है? भूमध्य रेखा। क्वेश्चन है मेरा, इसकी लंबाई कितनी है? तो आपने मोबाइल पर ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए कितनी लंबाई है इक्वेटर की।
कितनी? बिल्कुल सही, 40,000। क्या इतनी है? 40075 किलोमीटर। माइल्स की जरूरत नहीं है, फिर भी बता दीजिए कितनी है। 24901 माइल्स। दूसरी जो लाइन है हमारी, उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ, ओहो, कर्क रेखा। अचानक मुझे याद आया कि कैंसर को कर्क रोग भी बोलते हैं, तो वो लिखा गया था उसमें, बट कर्क रेखा, कर्क रोग। तंबाकू के हर आइटम पर लिखा होता है इसे खाने से कर्क रोग होता है। कर्क रोग होता है मतलब कैंसर होता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर इसका लैटिट्यूडनल पोजीशन निकालें हम, तो इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। हिंदी में लिखना चाहो तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इंग्लिश में बोलेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ। आप शॉर्ट में मत लिखिए, मैं एब्रीवेट फॉर्म लिख रहा हूं NL, आप पूरा लिखिए नॉर्थ लैटिट्यूड। सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, पूरा पूरा लिखना आपने, नॉर्थ लैटिट्यूड। हिंदी में लिख सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अभी बताऊंगा अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, पहले हल्का फुल्का इनको याद की, मतलब इन जो डायग्राम बना रहा हूं मैं इनको याद कीजिएगा। अगली होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मकर रेखा, मकर रेखा। मकर किसको बोलते हैं? बताइए। मकर मतलब मकर वाहिनी गंगा, मगरमच्छ को बोलते हैं। कूर्म वाहिनी यमुना, कछुआ। यमुना में कछुए पाए जाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? जाते थे खा गए सब इंसान, जाते होंगे कभी, तो तब क्या बोलते थे उसको? कूर्म वाहिनी यमुना। और गंगा को क्या बोलते हैं? मकर वाहिनी गंगा। मगरमच्छ होते थे गंगा में, अभी भी होते हैं, नीचे वाली साइड में होते हैं। ऋषिकेश में तो नहीं है। एक वीडियो देखा था मैंने, उसमें दिखा रहे थे कि एक मगरमच्छ देखा गया है। और अगर देखा गया है तो प्रकृति के लिए तो अच्छा है, मनुष्यों के लिए चिंताजनक है। ठीक है, चलिए। मकर रेखा भी हो गई। उसके बाद आपने लिखनी है, अच्छा इसको 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड लिखना है आपने। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। फिर आ रहे हैं हम 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और ऐसे एक नीचे बना दीजिए 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ऊपर वाले को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक वृत्त लिखिए यहां पर।
बैलेंस करके चल रहा हूँ मैं, कुछ हिंदी में लिख रहा हूँ, कुछ इंग्लिश में, कुछ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, कुछ हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो आप आर्कटिक सर्किल लिख दीजिए। क्यों बोलते हैं आर्कटिक सर्किल? क्योंकि अर्थ के जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पर आर्कटिक सी है, इसलिए क्या बोल रहे हैं उसको? आर्कटिक सर्किल। नीचे वाले को लिखिए अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिका है ना नीचे, अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त बन गया। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल बोलते हैं। नीचे वाले को 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। क्योंकि क्या है, नीचे अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका के नाम से हम उसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक। इन रेखाओं को अयनवर्ती रेखाएं कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब क्या अयनवर्ती रेखाएं हैं? क्या है? हिंदी में बोलते हैं अयनवर्ती रेखाएं। इनके बीच की जो जैसे ये है आपके यहां से लेके यहां तक, कहां से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जब आप आगे चलकर पढ़ रहे होंगे, वेजिटेशन पढ़ रहे होंगे, ग्रासलैंड्स पढ़ रहे होंगे, तो जैसे ग्रासलैंड पढ़ेंगे तो कुछ आपको इसके ऊपर दिखेंगे, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड। मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे के ग्रासलैंड जो मिलेंगे आपको, उनको क्या बोलेंगे? टेम्परेट। और जो इन अयनवर्ती रेखाओं के बीच में होंगे उनको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ठीक है। तो ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक्स के बीच में जो दिखेगा वो ट्रॉपिकल वर्ड यूज करेंगे वहां पर। ट्रॉपिक से ऊपर, ट्रॉपिक से नीचे, जो वैसे तो अलग अलग जोन है वो बाद में बताऊंगा मैं, पर मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई ग्रासलैंड ऊपर दिख रहा है आपको तो उसको क्या बोलेंगे? टेम्परेट। और इनके बीच में अगर दिख रहा है तो ट्रॉपिकल। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या ये लाइनें वास्तव में है अर्थ पर? नहीं, ये हमने अपनी सहूलियत के लिए बना रखी है। किसके लिए? अपने पढ़ने के लिए, ताकि पढ़ने में आसानी हो, इसलिए हमने लाइनें खींचते हैं। ये है क्या? इन लाइनों की विशेषता क्या है? तो अगर हम देखें तो जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रही है। पृथ्वी स्त्रीलिंग होती है, तो पृथ्वी माता क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। तो किस प्रकार चक्कर लगा रही हैं? क्या वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही हैं या एलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगा रही हैं? साइंस वाले बताएंगे। कैप्लर के नियम पढ़े होंगे आप लोगों ने, कैप्लर्स लॉ पढ़े होंगे, बोलना नहीं है अभी, पर पढ़े हैं। तो उसमें हमने पढ़ा होगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। ये पढ़ा है। उसमें कैप्लर ने बताया था दो फोकस होते हैं। एक फोकस पर सूर्य स्थित है, एक फोकस पर क्या है? सूर्य स्थित है। सूर्य को मैं ऐसे बना देता हूं, ये दिख रहा है छोटा? ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया डायग्राम? ठीक है। फिर उसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर, दीर्घवृत्त को क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल। एलिप्टिकल पाथ पर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रही है। इसी लाइन से लिया था मैंने, जो कक्ष है इसी को बोल रहे हैं हम, ये कक्ष है पृथ्वी का। ठीक है। फिर यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया कि एक बार पृथ्वी बहुत दूर होती है, एक बार पृथ्वी बहुत नजदीक होती है सूर्य के। बनाया, उसे डेट पूछी, किस डेट को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, किस डेट को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो अगर सबसे निकट वाला बोलूंगा तो 3 जनवरी। क्या याद करना आपने? 3 जनवरी। इसको बोलते हैं पेरिहिलियन। क्या बोलते हैं? पी से पास, पी से पेरिहिलियन। और इसको बोलते हैं 4 जुलाई। ये 4 जुलाई को रहती है सबसे दूर। इसको बोलते हैं एपिहिलियन। क्या बोलते हैं? एपिहिलियन। साथ में केपलर ने एक और चीज बताई कि इस तरह से डायग्राम बनाया उसने।
और ऐसा बताया कि पृथ्वी समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, यानी पृथ्वी जब सूर्य के सन के सबसे निकट रहती है तो यहां से यहां तक जाने में माना उसे 10 दिन लगे। कितने? 10 दिन लगे। और जब सबसे दूर रहती है माना यहां से यहां जाने में भी 10 दिन लगे। ये जो इसका ये दिख रहा है, आर्क दिख रहा है, जो यहां से और यहां तक जाने में 10 दिन लगे, तो सन के सेंटर से हमने एक लाइन खींची और एरिया निकाल दिया हमने। क्या निकाला? एरिया। और हमने कहा कि समान समय में, यानी समान समय मतलब 10 दिन में समान क्षेत्रफल तय करती है, यानी इसका एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया। ये समझ में आया? इसका मतलब क्या होता है, यानी पृथ्वी अर्थ जब सन के निकट जाती है तो उसकी स्पीड तेज हो जाती है। क्या होती है? उस समय स्पीड तेजी से परिक्रमा कर रही होती है, और जब दूर होती है तब स्लो हो जाती है उसकी स्पीड। केपलर ने ऐसा बोला तो नहीं, लेकिन केपलर के नियम से निकलता है कि 10 दिन भाई यहां से यहां तक जाने में लग रहे। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। और 10 दिन यहां से यहां तक जाने में लग रहे। तो बड़ा आर्क कौन सा है? ये छोटा आर्क है, ये बड़ा आर्क है। इसका मतलब यहाँ पे स्पीड क्या रही होगी उसकी? तेज रही होगी। दूसरा आपने याद करना, 3 जनवरी 4 जुलाई। 3 जनवरी को बोलते हैं पेरिहिलियन और 4 जुलाई को बोलते हैं एपिहिलियन। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं उपसौर, एक को बोलते हैं अपसौर। हिंदी में देख लीजिए, एपिहिलियन इन हिंदी, पेरिहिलियन इन हिंदी। जो भी दिख रहा है उसको हिंदी में भी लिखिए। हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन होता है, उपसौर अपसौर, दोनों एक जैसे लगते हैं, उपसौर अपसौर, है ना। जैसे मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, कक्ष अक्ष, तो गड़बड़ होता है। इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये 2 क्वेश्चन भी बने हुए हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी। सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई। पिछले बैच में एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि 3 जनवरी को अगर पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो गर्मी क्यों नहीं पड़ती? 3 जनवरी को तो बहुत ठंड होती है। चलो, एक बच्चे ने और सोचा इस क्लास में, बाकी किसी ने नहीं सोचा। भाई अर्थ अगर सूर्य के इतने निकट है 3 जनवरी को, तब तो हमें जल जाना चाहिए। गर्मी क्यों नहीं हो रही 3 जनवरी को? इसलिए नहीं हो रही है। फिर दोबारा एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं मैं। जब हम 0 डिग्री इक्वेटर खींचते हैं बीच में, क्या खींचते हैं? तो ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोले का आधा। अर्थ को अगर हम बीच में से काट दें तो क्या बनेगा? उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध, गोले का आधा। और हेमिस्फीयर आपको पता ही आधे गोले को बोलते हैं। बल्कि एक चीज और है, अभी मैंने लॉन्गिट्यूड के बारे में नहीं बताया, बट यहां पर भी एक लॉन्गिट्यूड होता है जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और उस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ठीक पीछे, अगर मेरे कैमरामैन मेरी तरफ कर सके तो, वैसे तो कष्ट हो रहा होगा उन्हें, पर फिर भी क्या करें, परिवर्तन लाने के लिए करने पड़ते हैं ऐसे कार्य ना। जैसे ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक इसके पीछे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और उसके ठीक पीछे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अगर हिंदी में बोले तो देशांतर। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर। तो ये बाद में बताऊंगा, फिर भी हल्का फुल्का याद कर लीजिए कि जो आगे वाला 0 डिग्री देशांतर है वहां से पूरे संसार का समय निर्धारित होता है। उसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। ग्रीनविच एक गांव, एक जगह है जो यूके में पड़ती है, लंदन से मेरे ख्याल से साउथ वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो वहां से होकर वो लाइन गुजरती है, इसलिए उसका नाम क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, प्राइम मेरिडियन। क्या? प्राइम मेरिडियन। अब मोबाइल का यूज करें कि प्राइम मेरिडियन को क्या बोलते हैं हिंदी में? कौन सा यामोत्तर? ठीक है, तो मोबाइल का यूज करें, डेटा रखें उसमें बचा के। और जो उसके ठीक पीछे 180 डिग्री होती है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। वहां से पूरे संसार का क्या होता है? तिथि निर्धारित होती है। क्या होती है वो बाद में बताऊंगा, हल्का फुल्का पहले सीख लो। इतना इतना पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको हम क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम, प्राइम मेरिडियन, जहां से संसार का समय निर्धारित होता है। जो टाइम जोन बनते हैं वो उसी को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, ठीक है। और जो ठीक उसके पीछे होता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 180 डिग्री देशांतर, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। अभी बता रहा हूं इसके बाद, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे ही आना है मैंने कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो दरअसल क्या है, जो सूर्य के किरण होती है डायरेक्ट सिर्फ यहां से लेकर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही 90 डिग्री के एंगल पर बनती है, गिरती है। देखो सन अपनी जगह पर है, अर्थ सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है, क्योंकि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण से क्या होता है, सूर्य का प्रकाश एक बार यहां पर 90 डिग्री पर पड़ता है, एक बार यहां पर 90 डिग्री पर पड़ता है, और दो बार यहां पर 90 डिग्री पर पड़ता है। अगर आप अपनी भारतीय परंपरा इंडियन मैथोलॉजी में जाएं तो आपने सुना होगा कि हम लोग कर्क संक्रांति मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं। क्यों मनाते होंगे हम? क्या जरूरत पड़ रही है हमें? आज का जो बच्चा है या युवा है उसे तो पता ही नहीं कि सूरज कब उग रहा, कब डूब रहा। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने कभी छत पर लेटकर चंद्रमा या तारों को निहारा होगा पिछले कई सालों से। पिछले कई सालों से क्या, बचपन से ही नहीं निहारा होगा। हम लोगों ने तो देखा है, कोशिश की हमने तारों को गिनने की बचपन में, और आप लोगों ने मुझे नहीं लगता कि किया होगा। ऐसा किया है? तारे गिने? कितने थे? बहुत सारे थे। चलो, तो हम बोलते भी हैं, कई बार सुना होगा आपने, ज्योतिषी जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अब सूर्य उत्तरायण हो गया। क्या हो गया? अब सूर्य जी दक्षिणायन हो गया। इस समय आज डेट कितनी है? 22। अच्छा, 22 अगस्त हो गई, ठीक है। 22 अगस्त है। इस समय बड़ी अजीब सी गर्मी हो रही है, ठीक है। नहा के आ रहे हैं, फिर पसीना आ रहा है, गर्मी सी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा होगा? कुछ समय बाद अब ठंड लगेगी, कुछ समय बाद हम क्या करेंगे, जैकेट्स वगैरह पहनेंगे। स्वेटर्स तो खैर माँ की बनाई हुई स्वेटर तो अब जमाना चला गया, उसको नई पीढ़ी क्या समझती है, अपने स्टेटस के विरुद्ध समझती है माँ की बनाई हुई स्वेटर पहननी। पर पहले की माताएं बनाती थी, पहनते थे बच्चे। फिर हम स्वेटर या जैकेट पहनेंगे, फिर दोबारा फिर क्या होगा, चलता रहता ना, मौसम बदलते रहते। तो ऐसा क्यों हो रहा? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से हो रहा है। किसकी वजह से? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन। तो फिर बता दूं, सूर्य उत्तरायण हो गया बोलते तो ऐसे हैं, पर सूर्य अपनी जगह पे है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए क्या दिख रहा है हमें? सूर्य ऊपर और नीचे हो रहा है। तो क्योंकि हमारा देश यहां पर है, कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। किसके बीच में? तो हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो दरअसल उस समय सूर्य क्या होता है, 3 जनवरी के आसपास यहां पर रहता है। कहां पर? कैप्रिकॉर्न के आसपास रहता है। सुना होगा आपने, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई, बहुत सारे जानवर मर गए। वहां पर आगजनी नीचे नीचे वाले में आग लग रही होती है जनवरी के आसपास, जंगलों में। इतनी गर्मी होती है वहां पर। लेकिन क्योंकि हम कहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए हमें उस गर्मी का एहसास नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके बाद पहले ये बता दूं मैं कि ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये क्या क्या चीज़ है, मतलब कैसे निकल रहे हैं लैटिट्यूड। क्योंकि जब हम लैटिट्यूड पढ़ेंगे तो जैसे 0 डिग्री इक्वेटर है, ये एक बीच में हमने लाइन खींच ली। अगर मैं बोलूँ तो क्या इसके ऊपर कौन सा लैटिट्यूड आएगा, तो 1 डिग्री भी आएगा, 2 डिग्री भी आएगा, 3 डिग्री भी आएगा, 4 डिग्री भी आएगा। और कहाँ तक आएगा वो? लैटिट्यूड, लेटीवी लाइन है लैटिट्यूड। जो लेटीवी लाइन है वो क्या है? लैटिट्यूड है। और उन्हें हिंदी में क्या बोल रहे हैं? अक्षांश। कई बार क्वेश्चन पूछता है अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 0 से ऊपर 90, 0 से नीचे 90। कितने कितने अक्षांश हैं? 90 ऊपर है, 90 नीचे हैं। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सिर्फ पॉइंट है, बाकी तो क्या बनेंगे? सर्किल बनेंगे। अगर इसको आप समझ सको 3 डायमेंशनल में अगर मैं बनाऊं, दरअसल ये एक वृत्त है। क्या है? वृत्त मतलब सर्किल है।
0 डिग्री क्या है? एक सर्किल एक नया ही बनाना पड़ेगा। ये तो नोट कर लिया होगा आपने, हटा दूं? बच्चों को बोला था मैंने राणा जी को बता देना, शाम को इन्होंने नहीं किया प्रयास, अभी किया तो फिर। दरअसल अगर मैं अर्थ को आधा काट दूं तो कुछ अर्थ इस तरह से बनेगी। बाकी एडजस्ट कर लेना क्योंकि बोर्ड में बहुत अच्छा नहीं बनता है, ठीक है। आधा आधी पृथ्वी मैंने काट दी, इसका एक सेंटर होगा अर्थ का, ठीक है। ये अर्थ की रेडियस हो गई, क्या हो गई? ये अर्थ का आधा जो गोला है ऊपर वाले भाग का सरकमफेरेंस या परिधि हो गई, क्या हो गई? परिधि 2πr होती है। थोड़ा सा मैथ्स भी डाल देते हैं इसमें ना, जरूरत नहीं है वैसे। और ये परिधि कितनी है अभी पढ़ा हमने, कितनी है? जो मैंने आपको पूछा इक्वेटर, हाँ तो 40075। ऐसे ही आपने अगला क्वेश्चन ढूंढना है, अर्थ की रेडियस कितनी है? रेडियस बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं रेडियस को? त्रिज्या। कितना अच्छा शब्द है त्रिज्या, देव भाषा, ग्रीवाण भाषा, त्रिज्या। और रेडियस को डबल कर देंगे तो क्या निकलता है? डायमीटर निकलता है। डायमीटर निकलता है, और डायमीटर जब निकलता है तो डायमीटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यास। क्या बोलते हैं? और तब फिर हम जब सरकमफेरेंस निकाल रहे होते हैं तो 2πr बोलते हैं उसमें। क्यों बोलते हैं 2πr? ये पाई क्या चीज है? हाँ 99% लोग बोलते हैं पाई क्या है? 22/7। और कुछ और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होंगे वो बोलेंगे 3.14। लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। पाई का मतलब होता है अगर इतना सा सर्किल है या आसमान के बराबर सर्किल है, उसका हमेशा सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर कट के हमेशा कितना आएगा? 22/7 आएगा। कितना आएगा? इसलिए पाई की वैल्यू 22/7 होती है। कितनी होती है? तो जब आपसे हिंदी में पूछे कि भैया ये पाई क्या है, तो आपने बोलना है कि पाई, हिंदी में बोले तो बोलेंगे परिधि बटे व्यास, परिधि बटे सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल टू 22/7। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये तो खैर मैथमेटिक्स बोल रहा था, अगर और मैथमेटिक्स में जाएं तो पूछेगा रेशनल होता है कि रेशनल होता है। वो जो मैथ्स का जो पेपर दे रहे होंगे, जिनके पास मैथ्स आता है, वो करेंगे उसमें कि रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है, उसको छोड़ो। तो अर्थ के सेंटर से अगर मैंने 1 डिग्री का एंगल बनाया, माना क्या बनाया? 1 डिग्री का एंगल बनाया, तो थोड़ा छोटा सर्किल बनेगा इससे, और वो ये बनेगा, बनेगा। अर्थ के सेंटर से फिर मैंने 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते करते मैंने बनाया बनाया, ये बनता गया। और आप अपने आप अपने भाव ले आए, और ये एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे एक बिंदु आएगा। कहाँ पर? 90 पे। भाई उससे नीचे सर्किल आएगा, आएगा ना? ये सब सर्किल बन रहे हैं, बन रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, कितना? बिंदु, पॉइंट आ जाएगा। कहाँ पर? जिसको हम पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऐसे नीचे भी अगर हम लें तो क्या होगा भाई? 90 तक जाएगा, पोल आ जाएगा। तो अब 90 ऊपर है, 90 नीचे है, और 0 डिग्री इक्वेटर भी है। बट ऐसा नहीं गिनते हैं हम। क्या करते हैं? हम बोलते हैं 89 लैटिट्यूड ऊपर है। कितना है? क्योंकि पॉइंट को नहीं गिनना चाहिए। अब अगर ग्रुप सी टाइप पेपर होगा तब भैया ऐसा करना कि 90 90 90 प्लस 90 प्लस 1, कई बार ये ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो कितना हो गया? 181।
181 लैटिट्यूडों की संख्या कितनी? अगर ये वाला नहीं होगा आंसर, नीचे जो मैं बता रहा हूं 89 प्लस 89 प्लस 1, 1 कौन सा? 0 डिग्री वाला। कितना हो गया इनको वो करके? 170, 179। तो लैटिट्यूड्स की जो संख्या है वो कितनी होती है? विद्वान जो जन है वो बताते हैं कि लैटिट्यूड की संख्या 179 है। थोड़ा सा जो कम बुद्धि रखते हैं वो बताते हैं कि जिनका मैथमेटिक्स सही नहीं होता है, जो पॉइंट को भी क्या मानते हैं, सर्किल मानते हैं, वो बोलते हैं कि लैटिट्यूड्स की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। इतना क्लियर हो गया? तो अगर ग्रुप सी में भी कभी 179 ऑप्शन में ना हो तो 181 पर लगा देना भी है ना? क्या करना? पर अगर 179 होगा तो उस पर हम लड़ सकते हैं, उस पर हम क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं कि ऊपर वाले दो पॉइंट हैं, ऊपर और नीचे, इसलिए लैटिट्यूड की संख्या कितनी होती है? 179 ही होती है। अब दूसरी चीज, जो हमने लाइनें खींची, क्या हम अर्थ के अंदर गए? क्या हम डी लेके गए? क्या हमने वहां से अर्थ के सेंटर से हमने वो लाइन 1 डिग्री खींचा? क्या ऐसा संभव है? नहीं है, क्योंकि हम चंद्रमा तक तो चले गए, हमने मार्स ऑर्बिटल मिशन भी कर लिया, हमने अभी भेजा एक चंद्रयान भेजा है, उससे पहले इंदिरा गांधी के समय में हमने राकेश शर्मा को भेजा, जिसने वहां से बोला कि बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा, जब इंदिरा गांधी ने पूछा कैसा दिख रहा है भारत, उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। पर अगर अर्थ के नीचे की बात करें तो मुश्किल से हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक गए होंगे, और जो हमने पाइप भी जो डाले होंगे ज्यादा ज्यादा 5 या 6 किलोमीटर, यानी अर्थ के नीचे के बारे में हम जानते ही नहीं है कुछ भी ज्यादा। ठीक है, जितना भी जानते हैं हम वो भूकंप से, यानी अर्थक्वेक से, वॉल्केनिक जो एक्टिविटीज होती है उनसे हमने अंदाजा लगा रखा है कि ऐसा ऐसा होगा। अर्थ के अंदर नहीं जा सकते, तो फिर ये लैटिट्यूड कैसे निकालेंगे? माना मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मुझे अपनी लैटिट्यूडनल पोजीशन निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा कि मैं किस लैटिट्यूड पर खड़ा हूं? कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक उपकरण होता है क्रोनीमीटर, लिख दो कहीं पर। यूपीपीसीएस वालों ने पूछा था कभी कि अक्षांशीय स्थिति निकालने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? आंसर क्रोनीमीटर। तो क्रोनीमीटर से क्या करते हैं हम? एक आपने सुना होगा ध्रुव तारा, सुना है? किस डायरेक्शन में होता है? हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। तो अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो आपको उस क्रोनीमीटर से एक ध्रुव तारे का एंगल लेना पड़ेगा, उसके बाद एक कैलकुलेशन होती है और आपको अपनी लैटिट्यूडनल पोजीशन पता चल जाएगी। एक फार्मूले में वो डाल के आपको अपनी अक्षांशीय स्थिति बिल्कुल सटीक पता चल जाएगी कि मैं इस अक्षांश पे क्या हूं, खड़ा हो रखा हूं। क्लियर हो गया? दूसरा होता है, अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में है तो क्या वहां ध्रुव तारा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो वहां पर क्या करोगे आप? एक दूसरा तारा होता है यहां से दिखाई देता है, उसको बोलते हैं सदर्न क्रॉस। क्या बोलते हैं? सदर्न क्रॉस। उसका एंगल निकालना पड़ेगा आपको क्रोनीमीटर से, और सदर्न हेमिस्फीयर में आप अपनी लैटिट्यूडनल पोजीशन, अक्षांशीय स्थिति निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? ओंकार जी क्लियर हो रहा है? हाँ, यूपीएससी का पेपर अगर देना है तो यूपीएससी किसी पर भी क्या नहीं करती? दया नहीं करती है। चाहे एनडीए वाला हो, चाहे सीडीएस वाला हो, चाहे असिस्टेंट कमांडेंट वाला हो, चाहे आईएएस हो, आईएफओएस हो, कोई भी हो, किसी से कोई क्या नहीं है? दया नहीं है यूपीएससी के अंदर। बल्कि आप जितना पढ़ोगे वो उतना आपको क्या करेगी? पलट के वार करती है। आपने यही सीखना है कि कैसे निकालना है किसी पेपर को। ठीक है, भले ही भारत में 10,000 ऑफिसर्स, इंडियन आर्मी में 10,000 ऑफिसर्स की कमी हो जाए, लेकिन पेपर वैसा ही बनेगा। समझ में आ गया? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ध्रुव तारे का एंगल लेकर और सदर्न हेमिस्फीयर में सदर्न क्रॉस का एंगल लेकर क्या कर सकते हैं? हम कैलकुलेट करेंगे और अपनी अक्षांशीय स्थिति या अपनी लैटिट्यूडनल पोजीशन निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं एक 0 डिग्री लैटिट्यूड से और 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में सीधा ऊपर जाऊं पृथ्वी पर, तो मुझे कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? मुझे 111 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब सुनने में तो 1 डिग्री लग रहा है। जो ये वाला सर्किल है 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री से मुझे 1 डिग्री पर जाना है।
0 डिग्री से 1 डिग्री पर जाना है। तो ये जो डिस्टेंस कवर करूंगा मैं, माना पैदल करूं, बाइक से करूं, कार से करूं, जिससे भी करूं, तो मुझे सीधा कितना जाना पड़ेगा? 111 किलोमीटर। इसका मतलब दो लैटिट्यूड्स के बीच की जो डायरेक्शन, जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? और दूसरी विशेषता लैटिट्यूड्स की होती है कि पैरेलल होते हैं। भाई सीधी सी बात है, एक सर्किल है, उसके ऊपर दूसरा सर्किल है, भले ही छोटा है, उसके ऊपर तीसरा सर्किल है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करते करते कितने 89 सर्किल हैं, और 90वां क्या है? पॉइंट है। तो सब क्या है? पैरेलल है। यानी लैटिट्यूड हमेशा कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं होंगे। लॉन्गिट्यूड क्या नहीं होंगे? पैरेलल नहीं होंगे। लॉन्गिट्यूड्स को देशांतर बोलते हैं, वो पैरेलल नहीं होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आप एक तरबूज, खरबूज क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं गर्मियों में? तरबूज लेके आए, उसको कैसे काटते हैं आप? उसको कुछ इस तरह से काटते हैं ना, ये ऐसे काटते हैं यूं करके, और ऐसे ही काटते हैं। तो लैटिट्यूडनल जो लैटिट्यूड्स होते हैं अर्थ पर, वो भी लगभग ऐसे ही होते हैं। मीन सेंटर से, मतलब ऊपर वाले पोल से चल रहे होते हैं, नीचे वाले पोल की तरफ जा रहे होते हैं। फिर दूसरा जा रहा होगा, तो जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगी दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, मैंने लैटिट्यूड बोला क्या? लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या होगा? ऊपर वाले पोल से नीचे वाले पोल तक जा तो रहा होगा, लेकिन कैसा होगा? जैसे खरबूजा जैसा काटते हो आप, एक लाइन, दो लाइन। तो सबसे मोटा भाग कहां पे होता है? खरबूजा खाना कहां से पसंद करते हो आप? बीच में से। कोने से क्यों नहीं खाते हैं? कम होता है ना, दिमाग बताता है कि ज्यादा यहां मिलेगा बीच में। ऐसे ही दो लॉन्गिट्यूड के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो होती है वो कहां पे होती है? 0 डिग्री के पास। किसके पास होती है? 0 डिग्री के पास होती है। और वहां पर अगर हम डिस्टेंस निकालें, एक टाइम तो ऐसा होता है भाई, जीरो, अगर दो लॉन्गिट्यूड जहां पर ऊपर मिल रहे होंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0 है, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं भाई? ये ऐसे जा रहा है, देखो इधर, ये गया खरबूज, ये दिख रहा है, फिर ये यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगी, थोड़ा और 0 डिग्री इक्वेटर के पास जब हम नापेंगे, जब मुझे लेफ्ट से राइट, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जाना पड़ रहा होगा, तो वहां पर मुझे 111.3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? 111.3 किलोमीटर। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा? ठीक है। अब अगर लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, इसकी देशांतरों की, अगर हम देशांतरों की बात करें या लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, तो कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं? फिर दोबारा एक अर्थ बनानी पड़ेगी। गोल बन गई थोड़ा सा यहाँ पे, बाकी आप लोग समझदार हैं, इतना समझ जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा इसको 3 डायमेंशनल में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक इसके पीछे क्या मैं डॉटेड में दिखा दूं? मतलब ये पीछे वाला भाग है। तो इसको बोल रहा हूं मैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको बोल रहा हूं मैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश, और उसको बोल रहा हूं मैं 180 डिग्री, सॉरी अक्षांश, देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। और अब 0 से 180 के बीच में एक दुनिया है, और 0 से 180 के बीच में दूसरी दुनिया है। इधर वाले को बोल रहे हैं हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर वाले को बोल रहे हैं हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर मैं बोलूं भारत कहां पर है, तो एक चीज तो मैंने बता दी आपको कि भारत यहां पर है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन अगर दूसरा आंसर पूछना हो तो हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर हैं, हम पूरब हैं। हम क्या हैं? पूरब के लोग हैं हम। और वो लोग जो अमेरिका वाले हैं, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वो क्या है? पश्चिम के लोग हैं। कहाँ के हैं? पश्चिम के लोग हैं। तो नवरंग का एक गाना है कि हम पूरब हैं तुम पश्चिम हो, दोनों का मेल न मिलता है।
उगता है जो सूरज पूरब में, वो पश्चिम में जा ढलता है। हमारे यहाँ सूरज उगता है कि, और आपके यहाँ सूरज क्या होता है, ढलता है। तुमने देशों को जीता है तोपों से, बमों से, गोली से, और हमने दिलों पे राज किया अपनी गीता की बोली से। किससे? उन लोगों ने हमेशा क्या किया, लड़ाया, मार काट मचाई, और सिर्फ किसके लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। और हमने क्या किया, हमने गीता के उपदेश दिए। क्या दिए? गीता के उपदेश दिए। ये अलग बात है कि आप लोग गीता भूल चुके हो। एक बच्चे ने पढ़ रखी है यहाँ पे गीता खाली, औरों ने भी पढ़ी है? किसी ने गीता पढ़ी है? हाँ, क्या जरूरत है पढ़ने की, क्यों? जीवन में कभी ऐसा हो जाए कि निरुत्तर हो जाओ, निरुत्तर मतलब किसी चीज का उत्तर ना मिल रहा हो, और जिसको बोलते हैं आजकल एक नया टर्म आया एंजाइटी, एक नया टर्म आया डिप्रेशन, और क्या क्या आया है, अवसाद। तो जब कभी जीवन में लगे कि आप उससे गुजर रहे हो, एक बार गीता उठा के देखना, आंसर मिल जाएगा। चलो जी, तो इसका मतलब 0 से लेके 180 इधर है क्या, लॉन्गिट्यूड, और 0 से इधर कितने, 180 इधर है, तो इसका मतलब 360 है। दरअसल हम कैसे गिन रहे हैं, 180 तो एक ही लाइन है, 0 भी एक लाइन है, तो 0 से 179 तक एक को गिन रहे हैं हम, और 1 से लेकर 180 तक एक गिन रहे हैं। तो भी जो सम होगा वो कितना होगा, अगर हम 1 से लेके 180 तक जोड़ गिने और 0 से लेके 179 तक गिने, तो दोनों का जो हो रहा है 360 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? तो लॉन्गिट्यूड की जो संख्या वो कितनी है, 360 है। कितनी है? 360 लॉन्गिट्यूड से हमारे। और मैंने आपको बता दिया ये पैरेलल नहीं होते हैं, ये कहीं पर तो मिल रहे होते हैं, फिर डिस्टेंस धीरे 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 बढ़ रही होती है। 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास 111.3 किलोमीटर दूर होते हैं, फिर नजदीक 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 नजदीक, और बीच में जाके फिर नीचे साउथ पोल पे जाके क्या हो जाएंगे, फिर दोबारा 0 हो जाएगी डिस्टेंस दोनों के बीच की। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? ठीक है। इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को या 0 डिग्री देशांतर को हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी। और ये समय निर्धारण रेखा है, समय निर्धारित किया जाता है यहां से। क्या किया जाता है?